देखो, समस्या ये होती है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो किसी को कोई समस्या नहीं है। ये क्या लाइन बोल दिया मैंने? समस्या ये है कि जब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो किसी को समस्या नहीं है। नहीं, ये समस्या नहीं है। खैर, बात पूरी ये है, मतलब कहने का कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। लोग अपना अपना पैसा जहां जहां लगाए हैं सबका बढ़ रहा होता है तो सब मजे में होते हैं। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है, अभी जैसा इन दिनों कई हफ्तों से चल रहा है, लगातार गिरम गिरी पटकम पुटकी चल रहा है। अभी कल तो उठा था 250 पौने 300 पॉइंट ऊपर जा करके, ये भाई साहब ऐसा कर्व बना दिया मार्केट ने। तो ये जो सिचुएशन चलता है ना, इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स दुखी होते हैं, टेंस्ड होते हैं, टेंशन में होते हैं कि हमारे पैसे का क्या होगा। कोई म्यूचुअल फंड में लगा के बैठा है, उसका भी गिर रहा है। कोई ईटीएफ में लगा के बैठा है, कोई शेयर में लगा के बैठा है, कोई कहीं लगा के बैठा है, उसका भी गिर रहा है। समस्या ये है कि किसी भी शेयर में आपका पैसा लगा हो, दुनिया का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि इस शेयर में अगर पैसा लगा है तो ये भविष्य में बढ़ता ही रहेगा। गिरेगा, उठेगा, गिरेगा, उठेगा, फिर उठ जाएगा। मतलब कोई ऐसा शेयर जो भविष्य में हमेशा इंक्रीमेंटल वैल्यू देगा, गिरने के बाद भी उठेगा ही उठेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता किसी भी शेयर के बारे में। देश का सबसे बड़ा शेयर, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की भी बात करो, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है कहना कि रिलायंस जैसी कंपनी डूब सकती है, बर्बाद हो सकती है। बहुत ज़्यादा 0.0000001% जैसा कुछ होगा, लेकिन चांसेस तो फिर भी है ना। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इतिहास में डूबी है, बर्बाद हुई हैं। शेयर प्राइस कहाँ थे और कहाँ जाकर के गिरे हैं। तो किसी भी शेयर के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वो बर्बाद नहीं होंगे। चांसेस कम से कम हो सकते हैं, लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर यह कहा जा सकता है कि बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि बर्बाद होने का मतलब सब कुछ बर्बाद, वो नहीं हो सकता। हालांकि चांसेस यहां भी बन सकते हैं, लेकिन यहां बहुत ज्यादा कम चांसेस, बहुत ज्यादा, मतलब ना ही के बराबर, ये समझ सकते हो। हम बात कर रहे हैं निफ्टी ईटीएफ की। ईटीएफ आप जानते हैं, हम कई सारे सेशंस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो सागर सिन्हा ईटीएफ लिखना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे वीडियो हम पहले कर चुके हैं। और नहीं पता तो चलो समझा देता हूं। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या मतलब हुआ? एक ऐसा फंड, म्यूचुअल फंड जानते हैं ना, हाँ, म्यूचुअल फंड जैसा ही एक ऐसा फंड जो कि एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। म्यूचुअल फंड में आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड नहीं करने का मतलब आप अगर हमारे पुराने पहले से देखते हैं तो हम आपको ये सब पहले समझा चुके हैं कि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हैं ना, तो शाम की एनएवी, मतलब मार्केट क्लोज जब हो रहा होता है 3:30 बजे, उस वक्त जो एनएवी आ रहा होता है, जो प्राइस आ रहा होता है, ऐसा समझो, उस प्राइस पर आपको अलॉट होता है यूनिट, मतलब उस प्राइस पर आपको म्यूचुअल फंड मिलता है। आप अगर सुबह 11 बजे डालोगे तो 11 बजे अगर 100 रुपए है उसका प्राइस, लेकिन शाम तक होते होते 3:30 बजते बजते अगर 110 रुपए हो गया तो आपको 100 रुपए पर नहीं मिलेगा, 110 पर मिलेगा, क्योंकि शाम तक का प्राइस 110 था। अच्छा, इसके अपोजिट, अगर 100 रुपए पर 11 बजे है, आप सोचे 100 पे मिल जाएगा, लेकिन शाम तक 90 हो जाए तो 90 पर मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं म्यूचुअल फंड में आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड का मतलब क्या? जिस वक्त मैं चाहूं एंट्री ले लूं, मुझे उसी वक्त के प्राइस पे मिल जाएगा यूनिट। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में शाम के प्राइस पर ही मिलेगा, चाहे 11 बजे घुसो, 12 बजे घुसो, 1 बजे घुसो, कितने भी बजे घुसो। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये ट्रेड नहीं हो सकता म्यूचुअल फंड। लेकिन ईटीएफ एक ऐसा फंड है, ये भी एक फंड है म्यूचुअल फंड की तरह। ये एक ऐसा फंड है जहां ट्रेड हो सकता है। मतलब 11 बजे अगर 100 रुपए है तो उसी वक्त पैसा डाला तो 100 रुपए का ही मिलेगा। यहां दिन के अंत में एनएवी कैलकुलेट नहीं होता, यानी कि दिन के अंत के प्राइस पर आपको चीजें नहीं मिलती, उसी वक्त मिलती है। आप यूं खरीद सकते हो और यूं बेच सकते हो, ठीक? तो इसको ट्रेडेबल कहते हैं। अच्छा, इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। म्यूचुअल फंड में जहां 1, 2, 1.5, 2, 2.5, 3% भी होता है, यहां पर 0.2, 0.5, 0.6, 0.9 ऐसा होता है, बहुत कम होता है। समटाइम्स 0.00 समथिंग भी होता है। तो इसीलिए ईटीएफ, ठीक, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, ईटीएफ क्या होता है? म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अलग अलग कंपनियों का कलेक्शन फंड मैनेजर्स बनाते हैं। फंड मैनेजर एक्सपर्ट है, उसने अपने हिसाब से, मतलब अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से मार्केट एनालिसिस करके म्यूचुअल फंड का कंपनी चुना। ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है, इसको, ये स्मॉल कैप का अगर म्यूचुअल फंड है तो 10-12 स्मॉल कैप उठा करके उसमें डाल दिया। मिड कैप का ऐसे बनाया, या जिस तरह का बनाया। ईटीएफ में भी ऐसा होता है, लेकिन ईटीएफ में एक और अच्छी बात यह है
कि ईटीएफ कई सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑटो सेक्टर का एक ईटीएफ हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। ईटीएफ में क्या है, ट्रेडेबल है, एक्सपेंस रेशियो कम है, मतलब आपका कमीशन कम जाता है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स के, एक ऐसा सेक्टर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंडेक्स, चूंकि निफ्टी एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स का म्यूचुअल फंड नहीं होता, इंडेक्स फंड होता है। लेकिन इस इंडेक्स का, इंडेक्स फंड में हम नहीं जा रहे, हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं। ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस है, इसके लिए भी आप सर्च कर सकते हो, इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ। इस पर भी हमने सागर सिन्हा लिख देना लास्ट में, आपको हमारा सेशन आ सकता है। मैं यहां पे समझाना ये चाह रहा हूं कि जब मैं ईटीएफ की बात कर रहा हूं और निफ्टी के ईटीएफ की बात कर रहा हूं, तो होता क्या है, जब मैं निफ्टी के ईटीएफ की बात कर रहा हूं, मान लो निफ्टी 50 के ईटीएफ की मैं बात कर रहा हूं, आप निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते, या तो इंडेक्स फंड के थ्रू जाओगे, निफ्टी का इंडेक्स फंड होगा उसमें जाओगे, लेकिन वहां पे एक्सपेंस रेशियो बिगर होंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड है, वो एक तरह का म्यूचुअल फंड है। ईटीएफ होगा, एक्सपेंस रेशियो कम होगा, कभी भी बेच और कभी भी खरीद सकते हो। वो इंडेक्स फंड में ये पॉसिबल नहीं है कि सुबह घुसे और 2 बजे तक प्राइस बढ़ गया, निकलो यहां वो सिर्फ ईटीएफ में आप कर सकते हो, इंडेक्स फंड में नहीं कर सकते। अब निफ्टी 50 के ईटीएफ की बात जब मैं कर रहा हूं, तो इसमें 50 कंपनियां, भारत की टॉप 50 कंपनियां जो हैं, उनका ही एक ईटीएफ बना दिया गया है, उनका ही एक फंड बना दिया गया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अच्छी बात क्या है, कहा गया, ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब मोटा मोटी क्या होता है, अलग अलग कंपनियां ईटीएफ बनाती हैं। निफ्टी 50 के ईटीएफ की जैसे हम बात कर रहे हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी ईटीएफ होता है। नेक्स्ट 50 क्या होता है, मतलब टॉप के 50 कंपनियां, उसके बाद की जो 50 कंपनियां हैं उसका भी ईटीएफ होता है। जूनियर बीज या अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम देती हैं। लो इन्वेस्टमेंट क्या मतलब है, निफ्टी का जितना प्राइस होता है ना, मान लो इस वक्त 23,000 रुपये प्राइस चल रहा है, तो ये 230 रुपए के आसपास का आपको ईटीएफ मिलेगा। वहां 23,000, यहां 230, यानी कि एक ईटीएफ आपको खरीदना है तो एक ईटीएफ भी खरीद सकते हो 230 रुपए लगा करके। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें रिस्क कितना है, मैं आगे वाले पॉइंट्स पर आता हूं, लेकिन सबसे पहला फैक्टर तो रिस्क ही होता है। रिस्क से पहले कुछ और बता दूं क्या, रिस्क ना के बराबर होता है। कैसे ना के बराबर होता है, हालांकि मैं नहीं कह सकता, वो अलाउड नहीं है, लेकिन ना के बराबर कहा जा सकता है। पहले बाकी सारे पॉइंट्स बता देता हूं, फिर रिस्क पर आता हूं। देखो, लो इन्वेस्टमेंट तो मैंने बताया, 230 रुपए में आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता है, और रिस्क कितना, लोएस्ट। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब 230 रुपए में आप भारत की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हो, सिर्फ 230 रुपए में। भारत की टॉप 50, सबका रिलायंस में भी चला गया, एयरटेल में भी चला गया, टाटा में भी चला गया, इन्फोसिस में चला गया, टीसीएस में चला गया, सब बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका 230 रुपए में इन्वेस्टमेंट चला गया, बट गया। डाइवर्सिफाइड का फायदा, किसी एक दो कंपनियों को नुकसान हुआ, लेकिन बाकी कंपनी आपको बचा लेंगे। और इन्वेस्टमेंट में कहते हैं भी कि भैया पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड का बनाओ, चाहे स्टॉक का हो, चाहे ईटीएफ का हो, किसी का भी डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है। तो एक ही साथ आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी तैयार हो जाता है। उसके बाद अनबायस्ड इन्वेस्टमेंट। कई लोग कहते हैं नहीं, हम तो टाटा मोटर में हमारा बहुत इमोशन जुड़ा हुआ है, कोई मारुति, कोई ये, कोई वो, ये इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये रीजन है, ये इसलिए घटेगी क्योंकि ये रीजन है। मारो ये सब गोली। अनबायस्ड, हम भारत की इकोनॉमी पर पैसा लगा रहे हैं, हम उन कंपनियों पर पैसा लगा रहे हैं जो भारत की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत की टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इन टॉप 50 कंपनियों पर अगर आंच आती है, एक दो कंपनियों में आ सकती है, यस बैंक भी कभी निफ्टी 50 का पार्ट था, आंच आया उस पर, लेकिन सारी कंपनियों पे एक साथ आ जाए ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो 51वें नंबर की कंपनी जो होगी वो निफ्टी 50 में आ जाएगी, 50 नंबर पे उसमें आ जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि टॉप 50 कंपनियां एक साथ कुछ हो जाए उनको। तो भारत की इकोनॉमी पर से फिर सवाल है, इकोनॉमी बर्बाद हो गई क्या, फिर तो हमारा कहां बचेंगे, हमारी जेब में पैसे कहां बचेंगे, वैसा कुछ होगा। ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं है और किसी भी देश में नहीं हुआ। तो यहां पर पॉसिबिलिटी इसीलिए मैंने बोला कि ना के बराबर, अनबायस्ड। ठीक, ट्रांसपेरेंसी क्या है भैया, भारत के टॉप 50 स्टॉक्स में मेरा पैसा लगा है, और भारत की इकोनॉमी क्या लगता है, बढ़ेगी या घटेगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी। हाँ, टेम्पररी डाउन हो सकता है, हर देश का होता है, कभी गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। लेकिन आज से 15 साल बाद की इकोनॉमी की बात करूं, आज की जो इकोनॉमी की हालत है, आज से 15 साल बाद सेम रहेगा या गिर जाएगा या उठेगा? सर ऑफ कोर्स उठेगा, उठना ही उठना है।
हो सकता है कि 1 साल गिरा हुआ रहे इकोनॉमी, हो सकता है 2 साल गिरा रहा है, हो सकता है 3 साल गिरा रहा है, लेकिन बात 15 साल की करो तो ऑफकोर्स उठेगा। तो इसका मतलब भारत की इकोनॉमी में किया हुआ इन्वेस्टमेंट क्या प्रॉफिटेबल है? ऑफकोर्स प्रॉफिटेबल है। तो ऐसे ही ये जो टॉप 50 कंपनियां हैं, ये भारत की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है, और मेरा पैसा भारत की इकोनॉमी में जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी सीधा समझ में आ रहा है भैया। अब किस स्टॉक में मैं डालूं, उस स्टॉक का अंदर का खबर क्या चल रहा है, सीईओ कुछ घपला कर रहा है, कुछ भाग जाएगा, कंपनी लॉस में जा रही है, धंधा सही नहीं हो रहा, ये सब लफड़ेबाजी मेरे को चाहिए नहीं। कि इस कंपनी में क्या चल रहा है मुझे नहीं देखना, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि भारत को रिप्रेजेंट करने वाली जो टॉप की 50 कंपनी है उसमें तो अच्छा ही होगा। ये नहीं कह रहा मैं कि हर कंपनी में अच्छा ही होगा, मैं कह रहा हूं कि टॉप 50 कंपनियों का जो गुच्छा है, कोई कंपनी अगर खराब करेगी तो वो बाहर निकल जाएगा निफ्टी 50 से। 51 नंबर पे जो कंपनी होगी वो अंदर आ जाएगी, यानी कि टॉप 50 कंपनियां वो टॉप ही रहेंगी, टॉप परफॉर्मिंग ही रहेंगी। जो लो परफॉर्मिंग होगी वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक, तो ट्रांसपेरेंसी, अच्छा लोएस्ट रिस्क, ये मैंने कैसे बोला, इस पर आते हैं। अब भारत की इकोनॉमी पर मैंने बात करी। सर, एक कंपनी, आपको पता है सबसे ज्यादा टैक्सेस, सबसे ज्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ, सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम आम आदमी से तो मिलता ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन बड़ी बड़ी कंपनियों का आता है। मतलब ये कंपनियां अगर हिलती हैं, इन कंपनियों पर गाछ गिरती है तो इकोनॉमी हिलेगी ऐसा ऐसा करके। हमारी आपकी जेब पर भयंकर मंदी या भयंकर महंगाई, ये सब ऐसा कुछ होता है, मतलब पैसे का अकाल पड़ जाएगा, ये हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी ना 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 के बराबर है। इसीलिए मैंने बोला कि भारत की टॉप 50 कंपनियां, सर आज जहां है ऐसे चल रहा है, हो सकता है अभी जैसे पिछले कई हफ्तों से सीजन चल रहा है, सर ये हाल हो गया, लेकिन ये हाल कितने दिन तक होगा, फिर ये आएगा। ठीक है, अच्छा बहुत छोटा बना दिया मैंने, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ऐसा। ठीक है, फिर मार्केट नीचे 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 नीचे, लेकिन फिर क्या, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन फिर क्या, मार्केट नीचे नीचे, फिर क्या, ऐसा 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 ऐसा, फिर क्या, ऐसा ऐसा, फिर क्या, ऐसा ऐसा। ये प्रमाण भी दिखा देता हूं भैया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को क्या बोलते हैं भैया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। पढ़े लिखे को फारसी क्या। निफ्टी 50 लेफ्ट क्यों आ गया सर? ये निफ्टी 50 है, प्राइस 23,518 लास्ट प्राइस है। आप इसका अगर मैक्स ग्राफ देखेंगे, ये 2002 से डेटा है सर, 2002 से डेटा 2022 तक, सर कितनी बार मार्केट गिरा है, यहां भी गिरा, यहां भी गिरा, यहां भी गिरा, और कई बार भयंकर कोविड का, 2016 का, 2008 का रिसेशन, इसमें छोटा ग्राफ है, बहुत नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन मार्केट भयंकर गिरे, यहां भी गिरे, यहां भी गिरे, यहां भी गिरे, लेकिन यहां से 2002 से 2022 तक क्या आपको दिख रहा है, मार्केट बढ़ता हुआ ना। आप अगर 2002 में इसी निफ्टी का प्राइस देखोगे तो 1,000 रुपए का था, 1,000 रुपए का, और 2022 2024 में जब हम देख रहे हैं तो 23,000 रुपए का है। 1,000 से 23,000 गुना, 23,000 रुपए हो गया, कितने गुना हो गया हिसाब लगाओ। अब CAGR निकालो हर साल का कितने का, तो आप जब हर साल की ग्रोथ निकालोगे तो लगभग आपको 15% के आसपास का मिलता है, अगर इतना 20 साल 22 साल में आप देखोगे। तो इसका मतलब भारत की इकोनॉमी भैया इतने सालों से बढ़ रही है, इतने सालों से, तो कितना रिस्क है इस पर, लोएस्ट। सर देखो, लॉस और फ्लोटिंग लॉस में फर्क होता है। आप कहोगे 2016 में लॉस हो गया होगा लोगों को, 2020 में कोविड आया था लॉस हो गया होगा लोगों को, नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा समझो, एक होता है लॉस और एक होता है फ्लोटिंग लॉस। सर ये लॉस परमानेंट है, ये लॉस परमानेंट नहीं होता, ये लॉस आपकी जेब पे नहीं आता। क्या मतलब है, आपका मार्केट, आपका पैसा, इन्वेस्टमेंट यूं बढ़ रहा है, ठीक, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट में कुछ हुआ, यहां नेगेटिव में चला गया। यहां 100 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, यहां 70 रुपए रह गया, ठीक। आपने अगर यहां विड्रॉल मार लिया, निकालो, अब आपका लॉस हुआ, लेकिन आपने निकाला नहीं। आपको पता है यार निफ्टी 50 के ETF में लगा, ये तो बढ़ेगा ही आगे चल के, आपने छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ, ये 120 रुपए हो गया,
आपने विड्रॉल यहां मारा, यहां छोड़ दिया था, तो यहां जो छोड़ दिया था आपने विड्रॉ नहीं किया था, लॉस ये भी है, लेकिन ये फ्लोटिंग लॉस है, ये मार्केट का लॉस है, मार्केट गिर रहा है, मेरी जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, मुझे पता पड़ेगा, मैं यहां विड्रॉ कर रहा हूं जब 120 गया, तो मैं प्रॉफिट में हूं। फ्लोटिंग लॉस हर किसी के शेयर पे, हर किसी के म्यूचुअल फंड पे, हर किसी के ETF पे आएगा, लेकिन क्या वो लॉस में है, ये डिपेंड करेगा विड्रॉ कब करता है वो। अगर फ्लोटिंग लॉस के टाइम पे विड्रॉ करता है तो वो लॉस हुआ उसका, लेकिन फ्लोटिंग लॉस में उसको पता है कि भैया ये तो टेम्पररी है, बढ़ेगा ही, तो लॉस नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि आप जब भारत की इकोनॉमी, यानी कि ये कहां गया, सॉरी, आप जब निफ्टी 50 के किसी ETF या ऐसे फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, तो लॉन्ग समय में देखो सर, फ्लोटिंग लॉस यहां हुआ, फ्लोटिंग लॉस यहां हुआ, फ्लोटिंग लॉस यहां हुआ, लेकिन एट द एंड लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, समझे। तो ये फायदा होता है। अब सवाल ये उठता है कि निफ्टी 50 के कौन से ETF में इन्वेस्ट किया जाए, ये तो आप पूछोगे, कई सारे होते हैं। अब निफ्टी 50 ETF में मेरे को इन्वेस्ट करना है, सर निपॉन भी बनाती है, SBI भी बनाती क्या, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कर रही है, फंड बनाया है, अलग अलग कंपनियां, शायद एक्सिस का भी है। तो ये मेरे दायरे में नहीं है कि मैं किसी का नाम लेकर, कंपनी का नाम लेकर के आपको बताऊं, वो मेरा दायरा नहीं है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। निफ्टी 50 सर भारत की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करता हुआ ETF मेरे को चाहिए, तो मेरे हिसाब से कोई भी ETF चुन लो, थोड़ा सा वॉल्यूम देख लेना उसमें, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम लोग हो उसमें, वो अच्छा है, बाकी सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी सी एनालिसिस आप कर लेना, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही निफ्टी 50 को ही कर रहे हैं। आपका मन है कि मुझे थोड़ी और ज्यादा ग्रोथ चाहिए, तो आप इसका निफ्टी नेक्स्ट 50 देख सकते हो। नेक्स्ट 50 क्या लिखा नहीं रहा हमारे को, निफ्टी 50, उसके बाद अगली 50 कंपनी। तो होता क्या है कि कंपनी जितनी छोटी होती है उसके ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है, नहीं, तो इसीलिए आप इसके नेक्स्ट 50 में चले जाते हो। या 250 वाला भी आता है, 250 कहने का मतलब निफ्टी 50 को छोड़ करके या निफ्टी 50 को इंक्लूड करके टोटल 250 कंपनियों में मेरा पैसा जाए, वो अलग अलग चीजें आती है। लेकिन आप सबसे सेफ रहना चाहते हो, सबसे सेफ भारत की टॉप 50 कंपनी, तो इससे सेफ तो कुछ हो नहीं सकता, इससे ज्यादा सेफ कुछ हो नहीं सकता। कौन सी कंपनी का होगा वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने समझाया, मार्केट कितना भी गिर रहा हो ये आपको कभी लॉस नहीं देगा, फ्लोटिंग लॉस देगा, फ्लोटिंग लॉस देगा जब आप प्रॉफिट बुक ना करो। और जो मैंने दिखाया फ्लोटिंग लॉस हो सकता है, लेकिन उससे अपने को क्या मतलब, अपन रुकने वाले हैं लॉन्ग टर्म तक, तो ये आपको कभी लॉस नहीं दे सकता, इतिहास है पुराना, ठीक है। तो ये बात थी ETF की, निफ्टी 50 ETF की। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और कुछ कंपैरिजन वगैरह जानना हो, डिटेल कंपैरिजन बताओ, म्यूचुअल फंड में, निफ्टी 50 ETF में, ETF में कौन सा ज्यादा बेटर है, सबसे सेफ और सबसे अच्छा, सबसे सेफ तो ये है भैया, लेकिन और कौन कौन से अवेलेबल हैं, बढ़िया रिटर्न दे सकता है, वो सब भी बताओ। ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर डिटेल में एनालिसिस लेकर के आते हैं आपके लिए इसमें। आज के लिए इतना ही। बाकी आपको भी इन्वेस्ट करना हो, डीमैट अकाउंट नहीं हो, तो हमने डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें खुलवा करके आप म्यूचुअल फंड, ETF, शेयर कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है।